दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से एक नया विषय आपके लिए लेकर आया हूं और ये विषय बहुत से नए वकीलों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सिविल सूट के बारे में आज हम बात करेंगे कि सिविल सूट कैसे दायर किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए सिविल सूट को दायर करने के लिए, किस तरीके से सिविल सूट को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि सिविल सूट को कुछ लीगल लैंग्वेज के अंदर तो नहीं, मतलब एक आम बोलचाल के अंदर वकीलों की भाषा में सिविल सूट इज़ लाइक ए वॉर। ये एक युद्ध की तरह से है और इसके अंदर आपको अपनी पूरी तैयारी करनी होती है। जैसे कि वॉर के अंदर बोला जाता है कि द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वॉर टाइम। कि आप वॉर से पहले जितनी तैयारी करेंगे आपका खून उतना ही कम बहेगा बाद में। तो हमें इस सिविल सूट को तैयार करने से पहले बहुत सारी जो है ना मेहनत करनी चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब भी क्लाइंट हमारे पास किसी सिविल सूट को लेके डिस्कस करने के लिए आता है तो उस व्यक्ति को इग्नोर ना करें, उसकी पूरी बात सुने, उसके साथ में बैठें और उससे वो डिटेल्स निकलवाएं। जो डिटेल्स हो सकता है उसको ये लगता है कि ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक किस्म से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने क्लाइंट को, जिस क्लाइंट का आपने केस डालना है, उस क्लाइंट का थोरो एग्जामिनेशन करें। हर बात पूछें, छोटी से छोटी बात पूछें और हर पहलू के ऊपर उससे वो जानकारी हासिल करें जो जानकारियाँ उसके पास में है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट्स को एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि उनका डिस्प्यूट क्या है, लेकिन उस डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बतौर वकील उस क्लाइंट से एग्जामिन करनी है, यानी कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है कि क्या मामला है, कैसे है, ज़मीन कहाँ है, क्या पैसों का लेन देन है तो कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हमें अपने क्लाइंट्स के साथ में बैठ के और उसको पेशेंसली सुनना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम क्लाइंट से सिर्फ एक मोटा सा आइडिया लेके और उसके ऊपर अपना सिविल सूट को ड्राफ्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, हमें बिल्कुल धैर्य के साथ, ऐसे जैसे कि बगुला जो होता है ना, बगुला बड़ा धैर्यवान होता है, वो मछली के आने का इंतज़ार करता है कि कब उस, और तब तक वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। आप शांत भाव से बिल्कुल क्लाइंट को रिलैक्स करके और उसकी बातों को सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। इसमें आपको टाइम लगेगा और लगाना चाहिए टाइम, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से पूरे फैक्ट्स को नहीं लेंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत आएगी। कई बार क्लाइंट से शिकायत करते हैं कि मैंने आपको ये बताया था, आपने ये पूछा नहीं। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट से पूरे फैक्ट्स की जानकारी लेनी है, थॉरली उसको इन्वेस्टिगेट करना, थॉरली उससे, ज़मीन है तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, उसके आसपास में कौन है, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारी क्वेश्चनरीज आपको उसके सामने रखनी होंगी, जैसे जैसे वो सवाल से सवाल और जवाब से जवाब निकलते चले जाएंगे। इसके बाद जो है उस क्लाइंट को सुनने के बाद उन चीज़ों को नोट डाउन करें, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उनकी उसकी कहानी, उस स्टोरी को थोड़ा सा लिख लें पेपर पेन लेके, और उसकी बातों को, और उससे रिलेटेड फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको सजेस्ट करें कि मुझे आपके ये केस को फाइल करने के लिए फ़लाँ 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 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। भले ही आपको सूट फाइल करने में 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये तैयारी आधी अधूरे फैक्ट्स के साथ, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर हम सूट फाइल करते हैं तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और सूट्स अक्सर जो है फेल हो जाते हैं। फिर जब आपने पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली, पूरे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने उससे मंगवा लिए, और जो फोटो कॉपीज़ हैं हो सके तो उनके ओरिजिनल्स को ज़रूर चेक कर लें कि ओरिजिनल क्लाइंट के पास है या नहीं है, क्योंकि आप कॉपीज़ लगाएंगे, कल को कोर्ट के अंदर ओरिजिनल की डिमांड आ सकती है, सामने वाला वकील आपसे ओरिजिनल को मांग सकता है। तो इसके बाद आपको लॉ सर्च करना है। उस सूट से रिलेटेड आप किसी अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, आप लॉ फाइंडर का इस्तेमाल करें, या आपके हमारे जो एडवोकेट्स हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पर जाके उस सूट से रिलेटेड लॉ को सर्च करें। ए लॉयर मस्ट नो द लॉ अबाउट इज सूट, कि वो सूट उसने क्या डाला है और उसके ऊपर कानूनी पोजीशन क्या है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आपको मिलेंगी। जब आप उन जजमेंट्स को पढ़ेंगे, उन जजमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको अपने सूट को कैसे ड्राफ्ट करना है, अपने सूट के अंदर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि ये फलां सूट इस वजह से सक्सेस हुआ, ये फलां सूट इस वजह से डिसमिस हुआ, ये कारण, ये कमी रह गई। तो ए लॉयर मस्ट नो द लॉ, कि वो किस लॉ के तहत, किन पॉइंट्स के तहत, किस बेस के ऊपर अपने सूट को तैयार कर रहा है। तो इस तरीके से फिर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि भी जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फॉर हम लोग मांगते हैं जो ये अपना सेल डीड के ऊपर मांगते हैं कि भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट करवाना। तो वहाँ उस एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या कानून हैं, क्या क्या जजमेंट्स आई हुई हैं, उन जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर हमें सूट को ड्राफ्ट करना है। और उसके बाद फिर हमें उस सूट के अंदर पार्टीज कौन बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर के ऊपर दावे खारिज हो जाते हैं, तो पार्टीज को ध्यान से चयन करना है कि कोई छूट ना जाए पार्टी जिसको हमने बनाना था। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक केस देखा जहाँ पे 138, ये क्वासी सिविल नेचर ही है। 130 एक्ट के अंदर जो है पार्टनरशिप फर्म है, और उस फर्म के अंदर अगर हमने उस फर्म को पार्टी नहीं बनाया, सिर्फ आदमी को पार्टी बना दिया है, तो वहाँ पे आपका 138 का चेक का सूट फेल हो जाएगा। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो इस तरीके से हमें नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर का ध्यान रखना है कि किसको पार्टी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, और नेसेसरी पार्टीज को उसके अंदर जरूर शामिल करें। जैसे किसी खेवट में कई सारे हिस्सेदार होते हैं, काफ़ी लोग उस ज़मीन के मालिक होते हैं, हम कई बार उनको नहीं बना पाते या क्लाइंट बताता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इतने ही होंगे। हमें पूरा डिटेल जानकारी लेनी है कि भाई आप कौन हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, पूरी डिटेल्स उनसे ले लीजिए। और उसके बाद जो है ना, अपना जो सर्च है उसको, लॉ को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी, फिर आप अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट कीजिए। ड्राफ्ट करने के लिए आप अपनी प्लेंट को समराइज रखिए। सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि बहुत लंबी प्लेंट हो, ऐसा क्लाइंट को दिखाने के लिए तो अच्छा है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे क्लाइंट वकील साहब ने 50 पेज का दावा तैयार किया। लेकिन इतने लंबे दावे, अननेसेसरी फैक्ट्स जो हैं, कई बार हमें ही उलझा देते हैं। तो हमें 2 से 3 पेज, जो शुरुआती 2 से 3 पेज है, उनके अंदर प्रिसाइज समरी करके अपने फैक्ट्स को लिखना है। और एक फैक्ट को एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है। पैराग्राफ कई बार हम देखते हैं बहुत लंबे लंबे 2-2, 3-3, 4-4 पेज के एक ही पैराग्राफ चलता रहता है। तो ये जो हमारी प्लेंट होती है, ये हमारी फेस वैल्यू होती है। ये जब हम जज के पास हमारी प्लेंट प्रोड्यूस करते हैं और जज जब उस प्लेंट को पढ़ता है, तो उससे हमारा पता लगता है कि हमने कितनी मेहनत की है, या हमने सिर्फ ऐसे ही जो है गोलमाल करके और सूट को फाइल कर दिया है। तो हमें प्लेंट जो है बड़े ध्यान से तैयार करनी है। उस प्लेंट के अंदर शुरू के कुछ पैराग्राफ्स के अंदर फैक्ट्स को ब्रीफ करके लिखना है। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है प्रोड्यूस करनी है, ताकि कोई भी जज अगर उसको पढ़े तो उसको शुरू के 2-3 पेज के अंदर ही पूरी स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि शुरू में बहुत सारी रामायण राम कहानी लिख दी और उसके बाद फैक्ट जो है, एक्चुअल जो बातें हैं, वो 6ठे पेज पे जाके शुरू हो रही है। शुरू में ध्यान रखें, शुरू में अपनी प्लेंट को जब आप ड्राफ्ट करें तो फैक्ट वहाँ शुरू से होने चाहिए, और ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। एक जज के सामने जब प्लेंट जाती है तो आपकी प्लेंट आपकी पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने कितने अच्छे से इसको तैयार किया है। दूसरी चीज़, जज साहब को ये बात को, आपका दावा क्या है, आप क्या रिलीफ चाहते हैं, उसको समझने में आसानी होगी अगर आपको पैरावाइज और बिल्कुल छोटे पैराग्राफ्स के अंदर आप अपनी बात को रखे हुए हैं। प्रेसी टाइप के अंदर जो है ना, आप समरी करके चीज़ों को लिखते हैं, प्लेंट को दायर करते हैं, तो उसके अंदर जज साहब को समझने में आसानी होगी। और बाद में जो है ना, जब आप इसमें एविडेंस के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए केस को उठाएंगे कोई किसी पॉइंट के ऊपर, तो आपको भी 2-4 पेज पढ़ने से पूरी की पूरी बात, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि अपने सूट के अंदर सभी रिलीफ्स को क्लेम कीजिए। कई बार हम
कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो है उसको क्लेम करना भूल जाते हैं। सभी रिलीफ्स, भाई क्लाइंट को क्या क्या चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट सेल डीड को चैलेंज कर रहा है, लेकिन सेल डीड को चैलेंज तो कर रहा है लेकिन उस पर पोजीशन दूसरी पार्टी का है, और सेल डीड सिर्फ सिंपली चैलेंज करती है और उसके अंदर आपने पोजीशन मांगा ही नहीं है। तो अब पोजीशन की दिक्कत आ जाएगी कि आपने पोजीशन मांगा नहीं। इस पे कई सारी रूलिंग्स हैं कि भी जो रिलीफ आपने मांगा नहीं है वो रिलीफ आपको दिया नहीं जा सकता। तो सभी रिलीफ्स को भी आप चेक कीजिए कि आपके क्लाइंट को अल्टीमेटली ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए जो आप केस दायर करने जा रहे हैं उसके लिए उसको क्या क्या रिलीफ चाहिएंगे, क्या क्या उसके अंदर। कई बार ऐसी गवर्नमेंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है ना आप सूट दायर करते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप रेडी एंड विलिंग है अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार है, ये लाइन आपको उसके अंदर लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप प्रेसी राइटिंग के अंदर, आप शॉर्ट के अंदर और बिना कुछ छोड़े, मतलब सभी रिलीफ्स को साथ में क्लेम कीजिए और उन रिलीफ्स के साथ में अपने दावे को आगे बढ़ाइए। और इसके साथ साथ फिर हमें थोड़ा सा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है महारत हासिल करनी चाहिए। सिविल प्रोसीजर कोड को रूटीन में हमें स्टडी करना चाहिए कि सीपीसी के अंदर जैसे कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, भाई उस जो दावा को आप डालने जा रहे हैं वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत सिविल कोर्ट को पावर है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बिना हमने दावा डाल दिया हो। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है चेक करने के लिए प्लेंट के अंदर कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के मामले में कई बार देखा गया है कि सूट फाइल हो जाता है, फिर वो या तो प्लेंट रिटर्न होती है या फिर वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, और इन सब के अंदर जो है हमें क्लाइंट के साथ बैठ के बहुत सारा डिस्कशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी बातों को आप लिखें, नोट डाउन करें, याद करें, और फिर उसके बाद अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करेगा, प्लेंट को टाइपिंग के लिए भेजें स्टेनो के पास। और फिर जब वो प्लेंट आपके पास आ जाती है उस प्लेंट को थॉरोली रीड करें, पॉइंट टू पॉइंट रीड करेंगे, देखें कि कोई रिलीफ हमने छोड़ तो नहीं दिया है, देखें कि कोई चीज़ गवर्नमेंट हमने डालनी थी वो डाली है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रॉड के और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम केस डालते हैं, हम अलेज करते हैं कि फ्रॉड से हमारा ये करवा दिया वो करवा दिया, तो उस फ्रॉड को स्पेसिफिकली प्लीड करना है, जनरल एलिगेशंस नहीं लगाने हैं। फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्ली जो है आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो कैसे हुआ। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि डिफेंडेंट ने जो है फ्रॉड करके और मेरी ज़मीन को हड़प लिया। वो फ्रॉड कैसे किया गया, कैसे, हाउ इट हैपेंड, ये पूरा सीक्वेंस, ये चीज़ें आपको उस प्लेंट के अंदर मेंशन करनी होंगी कि फ्रॉड कैसे कैसे किया गया, आपको क्या खिलाया गया, कैसे बरगलाया गया, क्या वो रीज़न रहे, कैसे आपके पेपर के ऊपर साइन चले गए, कैसे रजिस्ट्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान से क्लाइंट को सुनेंगे, क्लाइंट को पूछेंगे, क्लाइंट को इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स को माइन्यूटली सर्च करेंगे, और साथ साथ केस लॉज को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जो केस लॉज होते हैं, तो उन केस लॉज से आपको ये जानने को मिलेगा कि भी इस फलां के तरह के केस के अंदर एक व्यक्ति केस को इसलिए जीत गया क्योंकि उसके हक में ये पॉइंट्स थे। आप उन पॉइंट्स के माध्यम से अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, उन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हैं, और फलां क्लाइंट अगर हार गया तो ये कमियां उसने छोड़ दी थी इसलिए वो केस को हार गया। हम इस तरीके से अगर अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो बहुत ईजी रहता है। ध्यान रखिए, सिविल डिस्प्यूट इज़ लाइक ए वॉर, ये एक युद्ध की तरह है, और इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी माथापच्ची होती है और बहुत सारा मेहनत भी होता है। तो जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे, क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे, लॉ को पढ़ेंगे। और एक और सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि हर अपने लाइब्रेरी के अंदर जो है ना एक जर्नल को ज़रूर रखिए। जर्नल को
मतलब सिर्फ हेडिंग्स को ना पढ़िए। कहीं हम सोचते हैं कि सिर्फ हेडिंग या ऑनलाइन से हमने कुछ पॉइंट्स को देख लिया तो उससे हमें हमारी नॉलेज बढ़ गई, नहीं, पूरी की पूरी जजमेंट को पढ़िए। अगर हमने हर रोज़ एक जजमेंट को पढ़ने की आदत डाल ली तो हमारी नॉलेज, हमारी वोकैबुलरी, हमारी ड्राफ्टिंग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से अपनी प्लेट को अच्छे से ड्राफ्ट कर लेना है और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है, और उसके साथ वो सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने उस प्लेट के अंदर अवरमेंट्स ली हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में प्लेट के लगा के और फिर उस प्लेट को प्रोड्यूस करना है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे को कामयाबी मिलेगी, क्लाइंट का जो है फेथ बढ़ेगा और हमारी क्लाइंटेज बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं आगे और एपिसोड्स के माध्यम से आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।